सुप्रभात बेटा, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज आपको संधि करवाने जा रहा हूँ। देखिए, संधि का हमारी हिंदी भाषा के अंदर क्या महत्व है। हिंदी भाषा चाहे संस्कृत भाषा है, किस तरह से उससे भाषा प्रभावात्मक बनती है। शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि शब्दों को किस तरह से विच्छेद उनका किया जाता है, तोड़ा जा सकता है 2 या 3 शब्दों में, और किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। तो बेटा इनके बारे में हम संधि के माध्यम से ही जानेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर संधि। संधि क्या है? सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखिए बेटा। संधि, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ है। एक बार फिर देखिए बेटा, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। 2 अति समीप आए हुए, 2 अति समीप आए हुए वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, संधि की परिभाषा क्या है? 2 अति समीप आए हुए वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण है जैसे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस है बेटा, रमा प्लस ईस तो बन जाएगा रमेश। रमा प्लस ईस से क्या बनेगा? रमेश बन जाएगा। 2 वर्णों में कहां पर इसमें संधि हुई है बेटा? रमा के मां में और ईस के ई में। संधि होती किन वर्णों में बेटा? 2 अति समीप आए हुए। 2 अति समीप का मतलब क्या है कि प्लस से ठीक पहले वाला जो शब्द होता है उसका तो अंतिम वर्ण लेंगे, और प्लस के तुरंत वाला जो शब्द होता है बेटा उसका प्रारंभिक वर्ण लेंगे। तो इनमें क्या होता है? संधि बनती है। तो मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो बेटा बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है। लिखिए, संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो अब बात करते हैं बेटा, जैसे नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 है बेटा, नंबर 3 है
विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार इसके कौन से बेटा? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब बात करते हैं कि स्वर संधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि। तो देखिए बेटा स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि दो अति समीप आए हुए, दो अति समीप आए हुए, दो अति समीप आए हुए स्वरों के, दो अति समीप आए हुए स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। बेटा उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण है अपने पास, जैसे नर प्लस ईस, नर प्लस ईस नरेश बन जाता है कि दो अति समीप आए हुए स्वरों के मिल से। बेटा समीप प्लस से ठीक पहले शब्द का अंतिम स्वर और प्लस के तुरंत बाद वाले शब्द का प्रारंभिक स्वर, दोनों के अंदर बेटा परिवर्तन होता है, दोनों के मेल से। कैसे? रे के अंदर जो ए है वो और प्लस ईस का ई मिल करके ए बन जाता है बेटा, तो ये शब्द बनेगा अपना नरेश। संधि बन करके शब्द क्या बना? नरेश बन गया, नर प्लस ई से नरेश। और ये बना कैसे है कि आगे हम इसके बारे में जानेंगे बेटा, इसका स्पष्टीकरण भी हम करेंगे अच्छी प्रकार। तो इस तरह बन जाता है नरेश। और एक बात को ध्यान देना बेटा कि कौन जब संधि की परिभाषा पूछी जाती है तब उसकी परिभाषा क्या देंगे, और जब स्वर संधि की परिभाषा पूछी जाती है तब हम क्या परिभाषा लिखते हैं। ध्यान देना, जब कौन संधि की परिभाषा लिखते हैं बेटा, दो अति समीप आए हुए क्या वर्णों के मेल से। एक तो आएगा वर्णों के मेल से बेटा, क्योंकि वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, जबकि संधि के अंदर क्या है? स्वर की संधि और व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। तो दो वर्णों के मेल से होगी संधि की परिभाषा। जब बात करते हैं हम स्वर संधि की बेटा, तो पहली बात तो ये है इसमें व्यंजनों की बात नहीं होगी, और व्यंजनों की बात नहीं होगी तभी इसमें परिभाषा में क्या आएगा? दो अति समीप आए हुए स्वरों के मेल से, नहीं कि वर्णों के मेल से, क्योंकि वर्ण को दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसलिए इसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं है, केवल स्वर संधि है, तो स्वरों के मेल से ही इसमें क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। ये दोनों में अंतर हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर संधि की परिभाषा क्या है और स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो बेटा बात करते हैं स्वर संधि के जो उपभेद है। तो देखिए स्वर संधि के स्वर संधि के 5 मुख्य उपभेद हैं, 5 मुख्य उपभेद हैं, 5 मुख्य उपभेद हैं। ध्यान देना बेटा, वैसे तो स्वर संधि के 8 उपभेद हैं, लेकिन जो मुख्य है वो 5 ही है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है अपना दीर्घ संधि। नंबर 1 है बेटा दीर्घ संधि।
नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है यण संधि, और नंबर 4 है बेटा वृद्धि संधि, और नंबर 5 है अयादी संधि। नंबर 5 बेटा अयादी संधि है। तो अब हम देखते हैं कि इसके 5 मुख्य भेद क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। अब बात करते हैं बेटा कि गुण संधि क्या है। स्वर संधि का पहला मुख्य भेद है तो वो दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि क्या होती है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले परिभाषा करते हैं। नंबर 1 है बेटा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? वैसे तो देखा जाए इसके नाम में ही निहित है बेटा, इसके नाम में ही निहित है कि जो दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे दो अति समीप आए हुए परिभाषा बनेगी, दो अति समीप आए हुए देखिए बेटा हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या आता है, सजातीय स्वर आएंगे, डायरेक्ट स्वर। ध्यान देना, दो अति समीप आए हुए सजातीय स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। ध्यान देना बेटा, परिभाषा क्या हुई है दीर्घ संधि की, दो अति समीप आए हुए सजातीय स्वरों के, क्या बेटा ध्यान देना, यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो आप, सजातीय स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण है, उदाहरण देखना बेटा कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस, ध्यान देना बेटा, भानु प्लस उदय। अब यहां हम क्या देख पा रहे हैं, भानु का उ आया है मात्रा के रूप में, और उदय में उ आया है अपना मूल स्वर है। दोनों में बेटा हर्षद उ, यहां पर क्या है, भानु के अंदर मात्रा के रूप में आया है ह्रस्व की मात्रा, और उदय में जो उ आया है ये मूल स्वर के रूप में आया, लेकिन आया दोनों बार ह्रस्व ही है। तो दोनों के मेल से बेटा दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब है बड़ा, तो बन जाएगा, ध्यान देना, भानुदय। परिवर्तन यहां हुआ है बेटा, ह्रस्व उ और ह्रस्व को मिलकर के दीर्घ उ मात्रा के रूप में आ गया है, तो बन गया भानुदय। सूर्य का निकलना, ये भानुदय बन गया बेटा, भानुदय। तो अब इसकी जो जातियां हैं बेटा, दीर्घ संधि के अंदर 4 जातियां प्रयोग में आती है, और वो कौन सी 4 जातियां हैं वो मैं अब समझाऊंगा आपको, स्पष्टीकरण उसका देंगे। कि जैसे ए और आ की एक जाति है, ई और दीर्घ ई की, मतलब ह्रस्व ई की, ह्रस्व स्वर जो ई है और दीर्घ स्वर जो ई है, दोनों की एक ही जाति है। जैसे ए और आ की एक जाति, फिर दीर्घ और ह्रस्व की एक जाति है बेटा तीसरी, और चौथी री
ह्रस्व और दीर्घ की एक जाति है। तो इस तरह की 4 जातियां बन जाती है बेटा, और उन्हीं में जो मेघ से परिवर्तन होता है उसी को दीर्घ संधि कहते हैं बेटा, जो हम यहाँ समझ भी पाए कि ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो गया। अब इसके पॉइंट पढ़ते हैं बेटा जातियों के आधार पर दीर्घ संधि के। जैसे ध्यान देना, जाति नंबर 1, तो ध्यान देना बेटा, जैसे जाति नंबर 1 है बेटा है, और इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। चार पार्ट इसके बन जाएंगे बेटा पहली जाति के, जो ए और आ से संबंधित है। जैसे ए प्लस ए मिलकर के आ हो जाएगा बेटा। कैसे होगा इसका उदाहरण भी हम देंगे बेटा। पहले इसका हम क्या करते हैं, प्रारूप तैयार कर लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं कि कैसे रोटेट होते हैं, कैसे इनमें परिवर्तन होता है। ए प्लस ए मिलकर के आ हो जाएगा बेटा, और ए प्लस आ मिलकर के भी आ ही बनेगा बेटा। ए प्लस ए मिलकर के भी आ, और ए प्लस आ मिलकर के भी आ बनेगा। फिर अपना बनेगा आ प्लस ए मिलकर के भी आ ही बनेगा, और फिर बेटा आ प्लस आ मिलकर के भी अपना आ ही बनेगा। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर के अनुरूप। जैसे ध्यान देना बेटा, पहला है अपना कि ए प्लस ए मिलकर के क्या बन जाता है, आ बन जाता है। कैसे, जैसे इसमें है नियम प्लस अनुसार है, नियम प्लस अनुसार है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, पहला शब्द जो नियम है उसका अंतिम वर्ण है मैं, और मैं ईश्वर है बेटा ए। और फिर दूसरा शब्द अपने पास है प्लस के तुरंत बाद क्या है, अनुसार है, और पहला उसमें ईश्वर क्या है ए और ए मिलकर के बेटा आ बन जाता है, जो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं। ए प्लस ए मिलकर के क्या हो गया, आ बन गया। तो यहाँ बन जाएगा बेटा नियमानुसार। क्या बनेगा, नियमानुसार बन जाएगा, नियमानुसार। परिवर्तन कहाँ होगा बेटा, ये जो मां बन गया है इसमें आ बन गया है। ए प्लस ए मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया है। तो बन गया नियमानुसार। क्या बना बेटा, नियमानुसार बन गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ए प्लस आ मिलकर के क्या बनता है, तब भी आ ही बनता है। जैसे देव है बेटा शब्द अपने पास, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य है, तो बेटा देव का वह में ए और आल्य का आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देवालय बन जाएगा। क्या बनेगा, देवालय। यहां भी हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, ए और आ मिलकर के आ बन गया, वाह के अंदर बन गया देवालय। अब बात करते हैं बेटा हम तीसरे पॉइंट की कि आ प्लस ए मिलकर के भी आ ही बन जाता है। उदाहरण है जैसे विद्या प्लस अर्थी। जैसे बेटा विद्या प्लस अर्थी है, तो यहां भी हम क्या देख पा रहे हैं, विद्या में या के अंदर आ है और अर्थी का जो ए है, आ और ए मिलकर के बेटा आ बन जाएगा। यहां देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में कि आ और ए मिलकर के क्या बन गया, अपना आ बन गया। ठीक है ना, जैसे यहां बना था क्या, यहां क्या देख रहे थे, ए प्लस आ मिलकर के क्या बन गया था, आ, और अब देख पा रहे हैं कि आ प्लस ए मिलकर के क्या बन गया, आ। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी।
तो हम क्या देख पा रहे हैं, सभी में आ बन रहा है, वो आ क्या होता है बेटा, दीर्घ स्वर होता है, और संधि भी हम क्या है, दीर्घ ही पढ़ते मतलब पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो अब बात करते हैं बेटा, आ प्लस आ मिलकर के भी दीर्घ क्या है, आ बन गया। आ क्या है, दीर्घ स्वर है, आ प्लस आ मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया। कैसे, जैसे विद्या प्लस आल्य, ध्यान देना बेटा, विद्या प्लस आल्य। अब यहाँ भी क्या देख पा रहे हैं, विद्या में या के अंदर आ है और आल्य में भी क्या है, आ है। आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, आ ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। क्या बनेगा, विद्यालय, ये बन जाएगा बेटा अपना विद्यालय शब्द बन जाएगा। कहां पर परिवर्तन हुआ है, यह में जो आ आया है यहाँ परिवर्तन हो गया। तो बेटा इस तरह से क्या अपनी एक जाति क्या है, पूरी हो जाती है, और इससे आगे फिर ख भाग आएगा, फिर ग और फिर घ। तो आशा करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो इसका शेष भाग है, पेंडिंग पार्ट है दीर्घ संधि का बेटा, वो हम अगली वीडियो में करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यहां तक अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये कॉपी में बेटा लिखना अच्छी तरह, साफ सुथरा राइटिंग में समझना है, ताकि पेपर में जब आए यहां से हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। बेटा ये एनुअल एग्जाम में क्या है, 10th और 12th के अंदर 2 नंबर की पूछी जाती है, संधि व संधि विच्छेद। जो बच्चा गहराई से इसको समझेगा वो वहां से 2 नंबर